यस बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हम मैच करते हैं। तो आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी, प्रॉफिट आ रहा है 12,400। अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो हैंड रेज कर दो, अगर ये नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करो। आपका अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करो, यही आ रहा है तो हैंड रेज कर दो बस। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आ रहा है, तो आप अपना आंसर व्हाट्सएप करोगे, आपका कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन का फोटो भेजता हूँ, मतलब सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं आपको इसका। 12,200 आ रहा है बेटा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना आ रहा है आपका? वही गड़बड़ लग रहा है मुझे आपका फिर। एक सेकंड में आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ही गलत है। ये देखो सामने सॉल्यूशन आपके आ गया, चेक करो आपने कहाँ गड़बड़ करी है बेटा। गलती मिल गई तो ठीक है, बाकी तो बच्चे हाथ नीचे कर लो। और जिनको गलती नहीं मिली है सिर्फ वही बच्चे हैंड रेस करेंगे जिनको कुछ पूछना है, बाकी बच्चे हाथ नीचे कर लो। जल्दी से वॉच कर लो। जिनको गलती नहीं मिली है वो हैंड रेस करो, गलती मिल गई तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 और 3। थोड़ा सा लाइट हो गया लेकिन समझ में आ गया। यस, सॉल्यूशन आपके सामने है क्वेश्चन 2 का। किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, क्लियर है बात? गुड। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करो इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में, और जो कल और परसों लेक्चर्स हुए हैं उनके बारे में। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। आज मैं पहले आपकी थ्योरी की प्रॉब्लम लूंगा और उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। यस, कंसाइनमेंट में मैंने कुछ पेजेस दिए थे थ्योरी के आपको पढ़ने को। तो इस फर्स्ट पेज में आपकी कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करो। ठीक है, सेकंड पेज में कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करो। ICAI का स्टडी मटेरियल है लेटेस्ट, मैंने PDF सबको शेयर कर दिया था इसका। जिसने इसको रीड किया है उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करें। जिन्होंने नहीं किया उनको एक मौका और मिलेगा इसको रीड करने का। 6.51 पेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। चलो, किसी को थ्योरी में अगर कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो हैंड रेज करो। इन टोटल जो मैंने थ्योरी दी थी, किसी को इन टोटल थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने अभी थ्योरी करी नहीं है। तो बेटा कर लो इसको साइड बाय साइड। 2 दिन बाद में आपसे दोबारा पूछूंगा। हाँ, आगे प्रॉब्लम। लक्ष्य बोलो बेटा। सर डेली क्रेडिट कमीशन बता दीजिए। अच्छा, वो हमारा अगला टॉपिक है, मैंने दिया था वो पढ़ने को। यस सर, आपने उस पेज में कहा था। कौन सा पेज आपने नंबर? कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। पेज नंबर क्या है? सर पेज नंबर 5.6 वो 6.52। डेलीगेटेड कमीशन का अकाउंटिंग डिफरेंटली समझना है। ये एंट्री में वर्ड आ रहा होगा इसका। यस सर। हाँ, वो एक नया वर्ड है, बताऊंगा मैं आज आपको। वो बैड डेब्ट से रिलेटेड है, बैड डेब्ट यस से सर। रिलेटेड है, बताऊंगा क्यों। वो तो हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, चलो। और किसी को प्रॉब्लम? एक बच्चे ने बताया था। हाँ, बस बोलो बेटा। सर एक बार 6.56 पेज पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का नोट्स बता दीजिए। एक सेकंड, एक नोट्स वाला पैराग्राफ कौन सा पेज है? पेज नंबर 6.56। अच्छा, नोट्स वाला पैराग्राफ। ये जो डार्क हो रहा है। हाँ जी हाँ जी।
sometimes an examination problem states only that consignor's expense, मतलब कंसाइनर के खर्चे दे रखे हैं और कंसाइनी के खर्चे दे रखे हैं, और ये नहीं बताया कि वो खर्चे किस लेवल पे किए, तो हम कैसे डिसाइड करें कि वो E1 होगा, E2 होगा या E3 होगा? डिटेल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कंसाइनर के खर्चों को तो E1 ही मानना है हमेशा, कंसाइनर के खर्चों को तो E1 ही मानना है, ठीक है ना। लेकिन जो कंसाइनी का खर्चा है उसको E3 मानना है। अगर कंसाइनी के खर्चा क्लियर मेंशन नहीं है कि वो कैरिज है, कार्टेज है, फ्रेट है, क्या है, तो उसको गुड्स आने के बाद वाले खर्चे मानते हैं, उनको सेलिंग एक्सपेंस मान के चलना। यानी कि जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम करेंगे तो उन खर्चों को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में हम E1 और E2 लेते हैं। वैसे क्लियर है बेटा बात? बताओ बेटा। वशु माइक ऑन करके बोलो बेटा। यस सर, क्लियर है। ठीक है। और किसी को थ्योरी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो बता दे बेटा, हैंड रेज कर दे। फिलहाल नहीं है, कर ले। हमारा अगला टॉपिक है गुड्स इनवॉइस अबव कॉस्ट। पहले मैं बता रहा हूँ कि क्या लिखा है। समटाइम्स परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाता है? कंसाइनर। तो जो कंसाइनर है, कंसाइनर है, COR लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। वो जो बिल बनाता है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है कंसाइनी को देने के लिए कि भाई मैं आपको ये गुड्स इतने वाला दे रहा हूँ, ये गुड्स इतने वाला दे रहा हूँ, ये गुड्स इतने वाला दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्राइस लिखता है वो कॉस्ट प्लस लिखता है, कॉस्ट में कुछ परसेंटेज प्लस कर देता है। Made out at a value higher than the cost, and the entries in the books of the consignor are made out on that basis। यानी कि आपने 50,000 वाला गुड्स का जो रेट है वो आपने इसमें 60,000 लगा रखा है, और आपने एंट्री में भी 60,000 के हिसाब से ही सारी एंट्रियां कर दी। आपने 20% हायर लेके चल रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकाल पाओगे? जब आप कंसाइनर अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 50 की बजाय 60 लिखोगे तो बेटा आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट मालूम नहीं होगा, आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट मालूम नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉफिट का पता लगाने के लिए आपके पास एक्चुअल कॉस्टिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप 60,000 से एंट्री करेंगे तो एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी जिसके अंदर 10,000 कैंसिल करने पड़ेंगे। 10,000 रुपीज इसमें से कैंसिलेशन की एंट्री भी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने 50,000 पे आ जाए और आपको अपना एक्चुअल प्रॉफिट मालूम हो जाए, ठीक है। अभी बताऊंगा, बस मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि अगर आपने रेट ज्यादा लगा दिया अपने बिलिंग के अंदर और एंट्री के अंदर भी, तो 10,000 रुपए आपको उसमें से हटाने पड़ेंगे। हटाने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में तो कॉस्ट प्लस वाला प्राइस दिखा रहे हैं, यानी कि 50 की बजाय 60 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन वैसे के वैसे ही होगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। इसमें बस कैंसिलेशन की एंट्री एक्स्ट्रा होगी, बाकी सब जो का त्यों होगा, ठीक है। चलो, कॉस्ट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? जो आपने 20% एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक तो पहली एंट्री में इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो हम सबसे पहला वर्ड लिखते हैं उसमें रेट बढ़ा हुआ दिखाया जाएगा, और बढ़े हुए रेट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ एक जगह और पड़ेगा, वो है इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे, कंसाइनमेंट का स्टॉक निकालेंगे
तो वहां पर कॉस्ट की बजाय इनवॉइस प्राइस लिया जाएगा, कॉस्ट की बजाय, ठीक है ना। जैसे 60,000 का गुड्स था, इस क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, था तो 50 वाला, लेकिन हमने इनवॉइस प्राइस रखा 60,000, ठीक। तो इन्वेंट्री जो बच रही है हमारी, वो बच रही है 1/5। तो 60,000 का 1/5 करा तो कॉस्ट आ गई 12,000, कॉस्ट आ गई 12,000। कॉस्ट में E1 और E2 आप ऐड कर दोगे, 400 और 200, तो 12,600 की इन्वेंट्री आ गई। इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री के अंदर भी आपने वो जो एक्स्ट्रा प्राइस था वो ऐड कर रखा है। जब आप स्टॉक निकालते हो तो स्टॉक भी आपने इनवॉइस प्राइस पर निकाला। देखो 1/5 ऑफ 60,000 और बाकी जो दो खर्चे थे E1 E2 उनका भी 1/5 देखा, और इन्वेंट्री की ये जर्नल एंट्री बना के इन्होंने 12,600। लेकिन अगर मैं इन्वेंट्री अपने सही प्राइस पर लेता, कॉस्टिंग पर लेता, तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 10,000 आती, ना कि 12,000। तो इन्वेंट्री के अंदर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। एक तो ये 2,000 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, इसको कैंसिल करना है, क्योंकि इनको अगर आप कैंसिल नहीं करोगे बेटा तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे मालूम होगा। और एक ये 60,000 जो है एक्चुअल में ये 50,000 है, इसके अंदर 10,000 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, इसके अंदर 10,000 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, वो भी कैंसिल करने हैं। तो कैंसिलेशन की एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। वो सब मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो आपको 10,000 कैंसिल करना है और एक आपको 2,000 कैंसिल करना है। तो जो 10,000 कैंसिल करने हैं, आपने पहली एंट्री करी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, उसके 10,000 की रिवर्स एंट्री कर दो, उसके 10,000 की रिवर्स एंट्री कर दो। ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट। जब आप यहाँ लिखते हैं टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट और यहाँ पर आप 60,000 दिखाते हैं, 50 की बजाय कितने दिखा रहे हैं आप, 60,000, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा है उसका रिवर्स ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। 60 में से 10 यहाँ लिख दिए, तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो 50 का ही रहेगा ना यहाँ पे। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा लोडिंग, जो उसमें एक्स्ट्रा प्राइस जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं लोड। एक्स्ट्रा लोडिंग कैंसिल कर दी हमने और रिवर्स एंट्री कर दी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की जगह हमने लिख दिया बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। पहला कैंसिलेशन तो ये था जो एक्स्ट्रा प्राइस जुड़ा हुआ था। पूरा क्वेश्चन जो का भी होगा, सिर्फ यहाँ पे एक तो फर्क पड़ा और एक फर्क पड़ेगा हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जब मैंने जोड़ी तो 12,600 आ गया, जबकि आना चाहिए था 10,600। ये इलेक्शन वन जैसा ही है, बिल्कुल सेम, सिर्फ 20% प्राइस जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर 2,000 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, उस 2,000 को यहाँ पर कैंसिल करना है, यहाँ पर कैंसिल करना है, और यहाँ लिखना है टू इन्वेंट्री रिजर्व, टू इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट 2,000। अब जो दो नए अकाउंट खुले हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनका हम क्या करेंगे वो मैं आपको अभी अकाउंट बना के बताऊंगा। फिलहाल मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में इन दोनों का इफेक्ट मैंने हटा दिया। हमारा प्रॉफिट वही का वही आ रहा है जो एशियन वन में आ रहा था नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कुछ नोट करना है, ऊपर नीचे करना है तो हैंड रेस करके बता दें।
अब इनकी जर्नल एंट्री भी आराम से आपकी बन जाएगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और इन्वेंट्री रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये सब प्रोसेस मैं आपको रिपीट करके देता हूँ। जब गुड्स का इनवॉइस हमने भेजा, कॉस्ट में कुछ पैसा प्लस करते हैं। ठीक है, in such case mainly two transactions will be affected in consignment account। कंसाइनमेंट अकाउंट में दो जगह इसका फर्क पड़ेगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अमाउंट विल बी कॉस्ट प्लस, यानी कि अगर मैं कॉस्ट का एग्जांपल लूं 50 और प्लस 20% ऐड करूं, 10 रुपए प्लस कर दिया, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा 60। तो फालतू कितना है? 10 रुपए। जब मैं यहाँ पर इन्वेंट्री रिजर्व लिखूंगा, सॉरी इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट लिखूंगा, will be calculated by taking invoice price plus E1 plus E2। यानी कि हमने कॉस्ट नहीं ली, कॉस्ट नहीं ली, हमने क्या लिया? इनवॉइस प्राइस, यानी कि 20% ज्यादा वाला ले लिया। मान लो 10 की कॉस्ट थी और 2 रुपए था इनवॉइस प्राइस, मतलब 12 रुपए इनवॉइस प्राइस था, तो 2 रुपए का फालतू प्रॉफिट हमने उसमें ऐड करा। इन दो जगह फर्क पड़ा हमारा इस रूल का। अब इन दो जगह अगर फर्क पड़ा है तो इनका नलीफाई कैसे करेंगे? ये जो 10 रुपए यहाँ फालतू है और 2 रुपए यहाँ फालतू है, इन दोनों को सही कैसे करेंगे? इन दोनों का इफेक्ट भी हमें नलीफाई करना है, यानी कि न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल, न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट लॉस पे इसका फर्क ना पड़े। तो ये 10 रुपए तो हम इधर दिखा देंगे और ये 2 रुपए हम इधर दिखा देंगे, तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। 12 इधर है, 2 इधर है, तो यहाँ पे कितने रह गए? 10। 60 इधर है, 10 इधर है, तो यहाँ पे एक्चुअल में कितने रह गए? 50। सिंपल सी बात है। तो 10 को क्या लिखेंगे? इसी का रिवर्स। जो एक्स्ट्रा लोडिंग है वो हमने कैंसिल कर दी 10 रुपए, और इसको लिखा जाता है इन्वेंट्री रिजर्व्स अकाउंट। ये भी लोडिंग ही है, लेकिन इसमें कैंसिल की बजाय हमने एक नया अकाउंट खोला, उसमें डाल दिया है पैसा। इन दोनों का क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले से कंसाइनमेंट अकाउंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से नोट कर लो। ये चीज टफ नहीं है, लेकिन नया रूल है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट है नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले लो और लिख भी लो।
किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है। अब मैं इनकी जर्नल एंट्री भी बताया था आपको। बाकी एंट्रीज तो आपने शायद कर ली हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू दिल्ली मुंबई जो भी है उसका नाम आ जाएगा। कॉस्ट से जितना ज्यादा है वो यहाँ पे आ जाएगा, जितना कैंसिल आपको करना है। और दूसरी एंट्री बनी कंसाइनमेंट टू डॉट डॉट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व, है ना। एक्स्ट्रा लोडिंग प्राइस इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। जो आपने स्टॉक निकाला है उसमें आपने कितना प्राइस एक्स्ट्रा जोड़ रखा है वो प्राइस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एंट्री भी आप नोट कर लो, लॉजिकली नोट करो। ठीक है बेटा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक बार देख लो। मैंने आपको दिया नहीं था लेकिन ये करा दिया। इसमें 1 और 2 एक जैसे हैं, बल्कि 2 तो नहीं लग रहा है, ये एक रूल के अंदर ही दे दिया इन्होंने, इसी हेडिंग के अंदर इन्होंने करा दिया। 1 वाली सिचुएशन है, बस 20% ऐड कर दिया इन्होंने। ये एंट्री बता दिया था आपको, सब रीड करना है। अच्छा, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट इन्होंने बना रखा है, वो तो आप बना लेंगे। अब इसमें कुछ और अकाउंट्स भी बने हुए हैं, इसमें कुछ और अकाउंट्स भी बने हुए हैं जो कि मैंने आपको सिखाए नहीं अभी। तो जब सिखाऊंगा तब बता दूंगा, अभी आपको बनाने नहीं है। ये डेल कैडर कमीशन वाली बात आ गई है, लेकिन ये बहुत स्पेशल बात है। ये भी मैं आपको पहले रूल सिखाऊंगा तब इसमें अप्लाई करेंगे। इसका रूल तो बाद में है, इन्होंने अप्लाई पहले कर दिया। अब आपको सिखाऊंगा मैं लॉसेस वाली बात। टाइप्स ऑफ लॉसेस, कितने तरह का लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। ठीक, तो पहले मैं आपको एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताऊंगा। इट हैपेंस ड्यू टू, एक मिनट नोट करो।
it happens due to any abnormal reason. ये किसी एबनॉर्मल रीजन से होता है। Due to abnormal reason like fire, आग लग गई, चोरी हो गई, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो कैलकुलेशन है कि लॉस कितना हुआ उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एग्जांपल से बताऊंगा। ए ने बी को 50,000 का गुड्स भेजा, E1 हुआ इस क्वेश्चन में 10,000 का। E2 हुआ इसमें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 300 रुपए का। और E3 गिवन है 1,000 रुपीज का। अब देखो जो एबनॉर्मल लॉस होगा, अब उसके आगे मैं वही लिखूंगा, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि लॉस कहां पर हुआ, लॉस की सिचुएशन कहां है, लोकेशन कहां है। उस लोकेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसमें E1 ऐड होगा या E1 E2 दोनों ऐड होंगे। E3 तो कभी ऐड होता ही नहीं है। इन्वेंट्री की तरह लॉस में भी E1 E2 ही ऐड होंगे, लेकिन कभी कभी E2 ऐड नहीं होता। ये देखना पड़ता है कि वो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यानी कि चोरी हुई है या आग लगी है, तो वो कहां पर हुई है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल 10% गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब ट्रांजिट का मतलब हम यही मान लेते हैं कि ए ने जो बी को भेजा है उसके स्टेशन तक, तो ये इसे हम ट्रांजिट मान लेते हैं। ट्रांजिट मतलब रास्ता, रास्ते में लॉस हो गया उस गुड्स का और इसे हमने एबनॉर्मल लॉस मान लिया, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि इसे हमने टेकन एज एबनॉर्मल लॉस, ठीक। अब कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कि कितना लॉस हमें हुआ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में एक तो वही मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, जैसे आप इन्वेंट्री निकालते हो सेम वैसे निकालना, लेकिन ये देखना कि जब लॉस ट्रांजिट में हुआ, यानी कि ए से बी के यहाँ के बीच में हुआ, तो उस गुड्स पे खर्चा सिर्फ अब तक एक ही हुआ था। कौन सा हुआ था?
E1, मान लो 50,000 का गुड्स हमने भेजा, ठीक, तो बी जब लेने जाएगा गुड्स, तो बी को कितने वाला गुड्स मिलेगा? 10% तो लॉस हो गया, तो बी को मिलेगा 45,000 वाला गुड्स। तो जो बी अपने रेडे वाले को देगा पैसे, वो इस गुड्स पे देगा, E2। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो गुड्स हमारा लॉस्ट हो गया 5,000 वाला, वो तो इस दौरान लॉस हो गया, तो उस गुड्स पे जो खर्चा हुआ था वो खाली E1 हुआ था, वो गुड्स बी को तो मिला ही नहीं। तो बी उस गुड्स पे खर्चा कैसे करता? यानी कि इस गुड्स के ऊपर जो खर्चा हुआ वो सिर्फ E1 हुआ है, E2 इसके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि गुड्स लॉस्ट कहां पर हुआ है? ट्रांजिट में हुआ है, रास्ते में हुआ। इसलिए इस पे सिर्फ E1 ही ऐड होगा। E1 मेटेरियल कॉस्ट और E1, ठीक है। गुड्स था 50,000 का टोटल, तो उसका 10% गुड्स लॉस हुआ है, तो मेटेरियल कॉस्ट आ गई 5,000। E1 है 10,000, उसका 10% ही निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस हमारा हुआ है 6,000 रुपए का। नोट करो फटाफट। एक क्वेश्चन और लिखो। टेन परसेंट गुड्स लॉस्ट इन फर्स्ट ट्रांजिट मान के चलो, सेकेंड कंसाइनीज गो डाउन। दो सिचुएशन, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट केस, मटेरियल कॉस्ट E1 फर्स्ट सिचुएशन में तो एब्नॉर्मल लॉस ही आ गया होता है। सेकंड सिचुएशन में क्योंकि कंसाइनी के गोडाउन में खराब हुआ है, तो उस पे E1 E2 दोनों खर्चा हुआ होगा। कंसाइनर ने भी किया होगा और कंसाइनी ने भी लाने का खर्चा उस पे किया होगा, और लाने के बाद वो खराब हुआ है बेटा, ये मेन बात है। तो मटेरियल कॉस्ट 60,000, सॉरी
E1 और E2 ये भी ऐड होगा, इसमें खाली E1 ही ऐड होगा। E2 है 3000, तो वो भी निकाल। आयुष्मान, यस सैम बोलो। सर इसमें एक्सपेंस जो आना चाहिए इसी का आना चाहिए ना सर, क्योंकि गोडाउन में खराब हुआ है goods। हाँ, तो E3 तो कभी जोड़ते ही नहीं ना, E3 हमारे गुड्स की कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होता कभी भी। ठीक है। आयुष्मान हैंड रेज करो। बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष्मान। शक्तिमान, अरे भाई, कहना है तो आप कॉल कर लो बेटा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट आप कितनी बता रहे हो? 54,000। नहीं नहीं, मैंने ना दो सिचुएशन मानी अलग अलग। आप तो ये वो क्वेश्चन ले रहे हो जो लास्ट ईयर आपने किया था। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर 10% गुड्स यहाँ पे खराब होता तो क्या होता, और अगर यहाँ पे खराब होता तो क्या होता। तो ये अलग अलग सिचुएशन है। अगर मैं ये बोलूं कि 10% गुड्स यहाँ पर भी खराब हुआ और उसके बाद 10% गुड्स यहाँ पर भी खराब हुआ, तो वो उसमें बचा हुआ गुड्स ये आता था जो आप बता रहे। मैं तो दो अलग अलग सिचुएशन लिया आपसे बस। ओके सर। हाँ, गोडाउन रेंट होता है, लेकिन देखो हमारे गोडाउन में आने के बाद का कोई भी खर्चा गुड्स की कॉस्ट में, इन्वेंट्री में, लॉस में कभी भी ऐड नहीं होता, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। उस गुड्स का कोई, उस एक्सपेंस का कोई लॉजिक नहीं है कहीं पे भी ऐड करने का। वो गुड्स में किसी भी सिचुएशन में ऐड नहीं होता। वो तो हमारा रिकरिंग एक्सपेंस है, बार बार होएगा। हमारे पास 60,000 का गुड्स पड़ा हो या 50,000 का गुड्स पड़ा हो, एडवर्टाइजमेंट में तो उतना ही खर्चा होना है ना, तो वो हमारी कॉस्टिंग का पार्ट है। बोलो, अगर आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो हैंड रेस करके मुझे बता दो बस। जिनको समझ नहीं आया वो मैसेज करेंगे, फिर मैं उनका माइक ऑन करूंगा, उनसे बात करूंगा। एक बच्चे का हैंड रेस नहीं हुआ, हो गया सबका, हो ठीक है बेटा, थैंक यू। हाथ नीचे करो। यस, नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन लगभग वही है। टेन परसेंट ऑफ गुड्स पर ये तो लॉस्ट इन consignees go down,
ठीक है। अब जब ऐसे लॉस होते हैं तो मोस्टली बिजनेसमैन क्या कराते हैं, इंश्योरेंस भी कराते हैं, इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी admitted a claim of ₹5,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया। कैलकुलेट abnormal loss and show in कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट से, और एबनॉर्मल लॉस सब बच्चे निकालो अपने आप, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बेटा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया था। इसमें आपका जो एबनॉर्मल लॉस टोटल आ रहा है वो आ रहा है 7100, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। कैसे आ रहा है? 6000 रुपये मटेरियल कॉस्ट है, 800 रुपये ईवन है, और 300 रुपये का E2 है। ठीक है, और क्लेम भी एडमिट हुआ 5000 रुपीज का। तो इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? एबनॉर्मल लॉस कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस 7100 माइनस इंश्योरेंस क्लेम 5000, और हमारा एक्चुअल में लॉस माना जाएगा 2100। नोट करो साफ साफ।
यस बेटा, सबने कॉपी कर लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो अब तक के लेक्चर में तो मेरे को बताओ। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनकी पिक्स मैं आपको भेज रहा हूँ। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और स्टडी मटेरियल में पहले स्टडी मैट का होमवर्क ले लो। आपको नॉर्मल लॉस के बारे में तो अभी नहीं पढ़ना, लेकिन आपको एबनॉर्मल लॉस के बारे में पूरा पढ़ना है। इसको रीड करना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करना है और 2-3 बार पढ़ना है। ये पूरा हो गया। अभी डिफरेंस नहीं पढ़ना क्योंकि मैंने आपको नॉर्मल लॉस नहीं बताया। कमीशन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, कमीशन का हमारा अगला लेक्चर होगा, क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मल कमीशन पढ़ चुके हैं। मैंने आपको डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन नहीं बताया और एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन, मैंने आपको ये भी नहीं बताया। ठीक है ना, तो अभी तो सिर्फ स्टडी मैट में से तो आपका जो नया काम है वो यही है, एबनॉर्मल लॉस के बारे में अच्छे से रीड करना। और क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। या मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ऐप पर कर दूंगा और वैसे कर दूंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड है और इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड है। बस एक वो रिलेशन जो 2 हमने सॉल्व किया था, 2 नहीं है बल्कि वो 1 के बाद वाला जो है, वैसे ये वाला भी आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा। प्लस कुछ क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ वो भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही काम है। कि जो कुछ कहना हो तो डिस्कस कर सकता है मुझसे, अदरवाइज बाय बाय।